नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो केवीएस के लिए हम अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो आपको ऑलरेडी करा रहे थे। आज हम कंप्यूटर जो है आपके लिए लेकर के आए हैं विषय, जिसमें एनसीईआरटी आप यहाँ साइड में देख रहे हैं, इस पर बेस्ड जो सारी चीजें हैं वो भी देखेंगे। साथ ही साथ साइड में अलग से भी जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी हमने लगा करके रखा है, तो उन दोनों को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, कंप्यूटर में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है उसकी उत्पत्ति से लेकर के। तो आपको पता होना चाहिए उसकी उत्पत्ति जो है कंप्यूटर करके जो ऐसे लिखा हुआ है इससे हुई है, और इसका अर्थ होता है गणना करना। और इसके अंतर्गत दो टाइप बेसिकली इनपुट और आउटपुट होते हैं, और ये सभी के अंतर्गत विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक, केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे स्पीड के मामले में आप जानते हैं कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको हर्ट्ज जो है उससे नापा जाता है। दूसरा, ये कंप्यूटर के काम में एक्यूरेसी, शुद्धता होती है। कॉन्स्टेंसी यानी सत्ता होती है, यानी कि जितना भी लंबा आप काम करा लें, 24 घंटे करा लें। स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जितना आप आपकी एक क्षमता है चीज़ों को याद करने की, पर इसमें नहीं है। एमबी, जीबी, टीबी इस रूप में दर्शाया जाता है। अब इसकी हम रेंज भी देखेंगे। मल्टीपर्पस, बहुआयामी होता है। और कंप्यूटर के जो विभिन्न भाग होते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने वाली केबल को पावर केबल कहते हैं। जो आपके बाकी जो इसके पार्ट होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, इनको वो पावर देता है। पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें आपका पूरा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के, जैसे आप माउस को लेकर के, कीबोर्ड और ये सारी चीजों को लेकर के एरो बना हुआ है। आउटपुट डिवाइस में देखेंगे तो मॉनिटर और इधर प्रिंटर को लेकर के बना है। तो ये आपको इनपुट और आउटपुट में और भी कुछ होती हैं इनपुट डिवाइस में, जैसे माइक हो गया, या टच टैबलेट हो गया, या आप कहेंगे जॉयस्टिक हो गया। ऐसी चीजें आपको इनपुट डिवाइस में देखने को मिलती हैं। आउटपुट में जैसे प्रिंटर हो गया, वेब कैम हो गया, या फिर आप कहेंगे स्पीकर्स हो गए, तो ऐसे आपको आउटपुट में देखने को मिलता है। थोड़ा कंप्यूटर के इतिहास की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अबेकस देखने को मिलता है। चाइना में इसका आविष्कार हुआ। जोड़ने और घटाने के लिए इसका यूज होता था। इसकी विशेषताएं होती थी कि लकड़ी के फ्रेम में क्षैतिज तार के द्वारा गणना की जाती थी। अबेकस आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से डिवाइस जिसमें बीच में तार लगा रहता है, इस पे इस तरीके से गोले लगे रहते हैं, जिसको इधर इधर साइड करके आप गिनते हैं। नहीं देखा हो तो पिक्चर्स देख सकते हैं नेट पे सर्च करके। फिर यंत्र का नाम था आपका नेपियर बोन्स करके, गुणा और विभाजन के लिए यूज होता था। स्लाइड रूल जो है लघुगणक गणनाओं के लिए यूज होता था। पास जो लाइन है वो आपका जोड़ने और घटाने के लिए यूज होता था। ब्लेज पास्कल के द्वारा इसके निर्माण को लेकर के नाम भी इनका लिखा है। लेबनीज जो कैलकुलेटर है इसका यूज आप गाड़ी के स्पीडोमीटर में यूज होते हुए भी देखते हैं। इसी प्रकार आपके और भी पॉइंट हैं। एनालिटिकल इंजन जो है सभी तरीके की गणितीय जो गणनाएं होती थी उसके लिए होता था। और इसमें मेन पार्ट भी आपके थे, इनपुट करके लिखा है, स्टोर है, मिल है, कंट्रोल है, आउटपुट है, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर मार्क वन आपने देखा होगा, कई हमने जो प्रैक्टिस सेट कराया उसमें क्वेश्चन बनता है, तो मार्क वन को आप याद रख सकते हैं। ये विश्व की पहली स्वचालित इलेक्ट्रोमैग्निकल जो कैलकुलेटर डिवाइस है उसमें आती है। गणना करने के लिए स्विच और काउंटर का यूज भी किया जाता था मार्क वन में। एनिएक आपसे बहुत पूछा जाता है। जब डिजिटल युग की बात होगी तो सबसे पहले आप देखते हैं एनिएक। फुल फॉर्म इसकी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर करके इसकी फुल फॉर्म है। और आपको ये याद रखना है, विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर करके अगर क्वेश्चन बने तो एनिएक हो जाएगा। इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, ये इनकी विशेषताएं हैं। और अभियांत्रिकी शोध के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता था। समय वैसे इतना रटने वाली चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एडसैक भी आपसे पूछा जाता है। 1949 का समय था। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो संग्रहित प्रोग्राम का यूज करता था, और स्मृति के लिए जो पारा विलंब लाइनें हैं, तर्क के लिए वैक्यूम ट्यूब है, इसका यूज करता था। केवल इतना ही याद रखिएगा, इसको कोई खास नहीं है कि अभाज्य संख्याओं की सूची की गणना करना। केवल इतना याद रखिएगा, एडसैक जो है इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्योंकि आप देखेंगे तो कंप्यूटर में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना उसकी फुल फॉर्म से ज्यादा बनते हैं। और ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो संग्रहित प्रोग्राम डाटा का यूज करता था। उसके बाद एडवैक जो आया, उसमें आपको दशमलव के बजाय बाइनरी संख्या का यूज किया जाता था। केवल इतने पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। एडवैक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर करके। यूनिवैक आप भी आपसे पूछा जाता है। यूनिवैक जो है ये आपका, अच्छा, ये वॉन न्यूमैन का भी नाम ध्यान रख सकते हैं। एडवैक में किसी क्वेश्चन में आया था। तो ये कंप्यूटर का यूनिवैक की बात करें तो पहला सामान्य उद्देश्य था, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक डाटा में मैनिपुलेशन कर सकते थे आप इनपुट के साथ साथ आउटपुट के लिए।
चुंबकीय टेप का यूज, यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि चुंबकीय टेप का यूज किस में हुआ था सबसे पहले, तो यूनिवैक में हुआ था और बेसिकली इसका यूज वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। अब कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करते हैं और एनसीईआरटी को भी हम साथ साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पीढ़ियों से पहले आपको ये समझ लेना है कंप्यूटर के जो वर्गीकरण होते हैं उसके बारे में। जैसे एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, एक लाइन में याद रखिए कि जो भी सिग्नल या तरंग होती है उस पर जो है ये काम करता है। डिजिटल जो कंप्यूटर होता है इसमें द्विअंकीय सिद्धांत 0 और 1 जो है ये इस पर काम करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसका किसका मिश्रण है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है, इतना केवल याद रखिएगा। और जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसमें याद रखिएगा कि सिंगल चिप वाले लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसके जैसे जैसे आया था कंप्यूटर प्रोसेसर के आगमन के साथ ही इस माइक्रो कंप्यूटर को जो है वो लागू किया गया था। निजी कंप्यूटर मतलब ये होता है जो हम दैनिक यूज में लाते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर ये होता है जिसमें आप बेसिकली असेंबल करते हैं, जिसमें आप बेसिकली डेस्क या मेज पर रखते हैं, मतलब लैपटॉप का रूप नहीं होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो आपका मॉनिटर लगा होता है ना उसके संदर्भ में हम इसको जानते हैं। लैपटॉप आप सभी जानते ही हैं। और हैंड होल्ड कंप्यूटर जो होता है वो और भी छोटा होता है, लैपटॉप से भी छोटा है। ये आप साइड में पिक्चर भी इसकी देख रहे हैं, इसे पाम टॉप कहते हैं, केवल इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम इसका जो पाम टॉप है वही एक अलग है। बाकी टैबलेट पीसी वगैरह आप जानते ही हैं। अब अगला पॉइंट आपको सर्वर पता होना चाहिए, केवल इतना कि सर्वर कई कंप्यूटर के नेटवर्क को चलाता है, बस एक लाइन याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनेगा आप पहचान जाएंगे। अब माइक्रो कंप्यूटर भी पढ़ के आए, उसके बाद नंबर आता है मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा सशक्त होते हैं, माइक्रो सबसे नीचे, मिनी उससे ऊपर, और इनकी जो लागत का है थोड़ा कम होती है और इनकी लागत और गणना क्षमता माइक्रो और मेनफ्रेम से आप कंप्यूटर के कंपैरिजन में करेंगे तो उसके बीच में आती है। तो सबसे पहले आपका जो आएगा वो माइक्रो में आएगा, उसके बाद आपका मिनी आएगा, उसके बाद आपका मेनफ्रेम आएगा। तो ये सीरियल बस थोड़ा सा याद रखिएगा। और मेनफ्रेम की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो जाहिर सी बात है महंगा भी होगा और जाहिर सी बात है इसके सक्षमता ज्यादा होगी, इसका यूज बड़े उद्योगों में होगा। तो बस अंतर पता होना चाहिए। और इससे भी ज्यादा और ऊपर हम जब बढ़ते हैं तो आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर को भी रख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया जो जितने शक्तिशाली होते हैं मेन फ्रेम वो इसी में ही आते हैं सुपर कंप्यूटर में। और पहली लाइन यही कह भी रही है, ये बहुत बड़े तेज काम से करने को लेकर भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। बस दो नाम सुपर कंप्यूटर में याद रखने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परम, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और एक है आपका एका करके। विकसित किसके द्वारा किया गया था, पुणे भारत के द्वारा इसे विकसित किया गया था। बाकी और अगर ये तो भारत के हैं, अगर बाहर विदेशों की बात करें तो क्रे 3 अभी ऊपर हमने बताया था जापान के द्वारा इसे विकसित किया गया था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर S300 सबसे आधुनिक और सबसे तेज कंप्यूटर में आता है, HITSC करके। ज्यादातर क्रे 1 मैंने आपको क्वेश्चन कराया उनमें आता है, आप याद रख सकते हैं। और ये जो एका था ना, इसके एक खासियत ये भी थी कि टाटा समूह पुणे द्वारा इसे 2007 में विकसित किया गया था और 2008 तक ये पूरे एशिया का पहला और विश्व का 8वां तेज सबसे कंप्यूटर में आता था। पर 2008 तक की बात की कि बाकी तो फिर आपके और भी बहुत आ गए। तो परम और एका सुपर कंप्यूटर हैं। अब यहाँ पर पीढ़ियों की बात करते हैं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है और ये अलग से हमने आपके लिए लगा रखा है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि पहली पीढ़ी में क्या क्या आता है। जैसे एनीएक है, एडवैक है, यूनिवैक है और IBM 701 है। तो ये जरूर आपको पूरे चार्ट रटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पूरे 5 नंबर के कंप्यूटर में एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। 1945-56 इसकी पहली पीढ़ी का समय है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ना वो ये है कि सबसे ज्यादा इसमें खास क्या चीज थी, वो था वैक्यूम ट्यूब का यूज। और तब उस समय बहुत सारा निर्वात नलियां, उसी को कहते हैं वैक्यूम ट्यूब को, उस समय बहुत भारी, धीमा, अविश्वसनीय इस तरीके का कंडीशन थी। एनालॉग टाइप के कंप्यूटर में ये आपका आता था, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा इसका यूज किया जाता था। बस आपको इतना ध्यान रखना है। भंडारण की जो स्टोरेज था वो मैग्नेटिक ड्रम्स में किया जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। मशीन लैंग्वेज होती थी और बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते थे, पूरे कमरों के बराबर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे। तो आपको वैक्यूम ट्यूब जरूर याद रखना है। दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से आते हैं, IBM के वर्जन है अलग अलग, वो CDC और यूनिवैक। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ भी यूनिवैक है, पर यहाँ 1108 करके है, तो इनके नाम पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आते हैं। और ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि स्टोरेज किस रूप में होता था। जैसे मैग्नेटिक ड्रम में पहली पीढ़ी में होता था, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक टेप और डिस्क के रूप में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे तो मल्टी प्रोग्रामिंग और बैच प्रोग्रामिंग जो है ये चलता था। असेंबली भाषा का यूज होता था
ऊपर मशीन लैंग्वेज यूज होता है, सेकंड पीढ़ी में असेंबली भाषा, और विशेषताओं में देखेंगे तो बिजली की खपत कम होती थी, पहली पीढ़ी से थोड़ा सा तेज हो जाएंगे। ये याद रखने वाली चीज नहीं, ये तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज एनसीईआरटी पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के लेकर के बात की गई है कि देखिए दूसरी पीढ़ी में है बिजली का कम यूज होता था, उच्च स्तरीय भाषा HLL करके थी। और यहाँ पर देखिए भाषाओं के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन सी, फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल। जरूर याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी से आपका पेपर बनना है, तो ये तो आपको एकदम दिमाग में रटी होनी चाहिए। कौन सी भाषा, फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल, और ये सब आपकी सेकंड आपकी पीढ़ी में थी। मुख्य मेमोरी मैग्नेटिक, चुंबकीय, कोर मेमोरी मैग्नेटिक टेप और डिस्क का यूज होता था। एनालॉग यहाँ भी चलता था। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज लिखा है ना, इसी में ही आपकी ये सब आती हैं जो मैंने तीनों नाम बताए हैं, फोर्ट्रॉन, पास्कल और कोबोल। आगे बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। इसमें आप देखेंगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट IC देखने को मिलता है। भंडा स्टोरेज जो होता है वो मैग्नेटिक कोर के रूप में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिमोट प्रोसेसिंग जो है वो चलता था। और आपका लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर कौन सी थी? अच्छा, यहाँ पर देखिए इन्होंने तीसरी पीढ़ी में फोर्ट्रॉन को लिखा है, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है हमें वो मतलब नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में दिया क्या हुआ है, दूसरी पीढ़ी में ही आपको यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिया हुआ था। अच्छा, वैसे इन्होंने पीढ़ी के सन नहीं लिखे हैं, हो सकता हो कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके वर्जन बहुत आगे आई, तो ये फिर गलत हो सकता हो, नहीं हो। क्यों? क्योंकि जैसे फोर्ट्रॉन 1 जो था वो 1956 में ही आ गया था, फिर उसका 2, 3, 4, 5 ऐसे वर्जन अपडेट होते गए ना, तो वो चीज होगी यहाँ पर कि स्टार्ट यहीं से हुआ है पर आगे फिर उसके और ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन जो है वो आ गए। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, मशीन लैंग्वेज था वहां पर, और उसके बाद आपका हाई लेवल लैंग्वेज आ गई। चौथी पीढ़ी में आपको जो देखने को मिलता है यहाँ पर IC इंटीग्रेटेड सर्किट है। चौथी पीढ़ी में VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे C++ ये सब यूज होने लगी थी। सेमी कंडक्टर मेमोरी यूज होती थी, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। और पांचवी पीढ़ी में आप देखेंगे तो अल्ट्रा लार्ज जो स्केल इंटीग्रेशन स्केल है, या इसको हम कहें माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, ये सब यूज होने लगा था। और ऑप्टिकल डिस्क यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भंडारण जो क्षमता थी उसमें यूज होता था। और नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज होता था किप्स करके। अगर इस पूरे चार्ट को थोड़ा सा एनसीईआरटी में देखें तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर के बाद IC का यूज होता था, फिर आपका VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और लास्ट में आपका ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बाकी आप देखेंगे तो इसमें खाली विशेषताएं लिखी हुई हैं कि ऑप्टिकल डिस्क, DVD ये सब यूज होने लगा। यहाँ पर देखेंगे तो सेमी कंडक्टर वगैरह यूज होने लगा। इस तरीके से हम दो चीजों के साथ पैरेलल लेकर के चल रहे हैं। एनालॉग अभी हमने एनसीईआरटी से पढ़ा था, यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है इसका यूज प्रेशर, टेम्परेचर आदि को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जैसे स्पीडोमीटर हो गया, और रिचर स्केल करके जो है आपका ये हो गया। डिजिटल कंप्यूटर जो है इसका यूज ऑन और ऑफ के रूप में करते हैं। प्रत्येक डाटा या संकेत 0 और 1 के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों की विशेषताओं को सम्मिलित करता है, जैसे अभी हमने बताया। और इसमें हमारा हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं नापने के लिए या उसको दर्शाने के लिए। ये जो वर्गीकरण है ना, ये कार्य के आधार पर है, क्योंकि हमने वहां पर बेसिकली कार्य देखे क्या क्या होता है। आकार के आधार पर अलग से होता है। आकार के आधार पर सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर होता है, जो मैंने कहा था सबसे छोटा रूप होता है। और इसकी शुरुआत जो है 1970 के दशक में हुई थी। PC या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी माइक्रो कंप्यूटर को जानते हैं। अब इसके अंदर भी टाइप होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, लैपटॉप कंप्यूटर आता है, पॉम-टॉम कंप्यूटर भी दिखाया, भी हथेली पर रख सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। नोटबुक कंप्यूटर होता है, टैबलेट PC भी होता है इसी में, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी होता है। उससे और जब हम आगे बढ़ेंगे तो मिनी कंप्यूटर आता है, दूसरा मेन टाइप। इसमें मैंने बताया था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़े होते हैं, बीच की आपके कहेंगे आएंगे। इनकी स्पीड भी वही आपका माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेन फ्रेम से कम होती है, इसलिए इनको मल्टी यूजर सिस्टम कहते हैं। तीसरा आपका मेन फ्रेम, जो सबसे बड़े होते हैं, जिनका यूज बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो करती हैं। इसमें कुछ नाम भी मेन फ्रेम कंप्यूटर के दिए गए, IBM, ICL ऐसे करके, वो भी आप देख सकते हैं। और चौथा आपका सुपर कंप्यूटर आकार के आधार पर होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं, कुछ नाम भी मैंने आपको बता दिए। अब बात बढ़ते हैं अगले पॉइंट, कंप्यूटर सिस्टम की संरचना, किस प्रकार से डिवीजन होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर दो टाइप होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, हार्डवेयर में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर, माउस,
कीबोर्ड और माउस, कंप्यूटर नहीं, कीबोर्ड और माउस और प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आपके हार्डवेयर के स्वरूप होते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्या चीज हार्डवेयर में आता है और क्या चीज आपका सॉफ्टवेयर में आता है। और इसके लिस्ट को आप यहां से भी देख सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आधार पर सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज, सीपीयू, ऐसे करके 4 दिए हुए हैं। सीपीयू में भी अलग अलग टाइप हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट। तो ये सब आपके सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा सा एक पॉइंट के तौर पर भी जानते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो जिस पर वो सिस्टम रन करता है, जैसे विंडोज एक्सपी हो गया या आपका विंडोज 10 हो गया, वो सब क्या है, वो सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनेक्स भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है, इसको आप याद रखिएगा। हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर में जिसको हम सभी भाग जिनके हम देख और छू सकते हैं वो सब हार्डवेयर होता है। जैसे सीपीयू क्या है, आपका हार्डवेयर है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, काम आप जानते ही हैं। अब इसके अंतर्गत भी आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं, जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट के अंदर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल। ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये आपके मेन भाग हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो सीपीयू में ये 3 घटक होते हैं। क्या काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का? तो ये जो अंक गणितीय और तार्किक काम होता है ना, वो सब एएलयू का होता है। जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब आपके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में आता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? जो भी कंप्यूटर के सभी भाग होते हैं उनकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित कैसे किया जाए। स्टोरेज यूनिट का काम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है इसको। हम अस्थायी रूप से डेटा, कार्यक्रम, मध्यवर्ती और प्रसंस्करण के अंतिम परिणामों को संग्रहित यानी स्टोर करने का काम करता है। तो ये 3 काम ध्यान रखिएगा और नाम जरूर ध्यान रखिएगा कि ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब इनपुट यूनिट की बात करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने चित्र दिखाई थी ना कि इनपुट आउटपुट की। तो जैसे जिन उपकरणों की मदद से कंप्यूटर को कोई डेटा और निर्देश दिए जाते हैं उनको हम इनपुट उपकरण में रखते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं? जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, कार्ड रीडर है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा, बार कोड रीडर, MICR हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सब इनपुट यूनिट है। बायोमेट्रिक डिवाइस जो होता है ये भी एक सुरक्षा और प्रमाणीकरण उपकरण होता है, वो भी आपको इसी के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। कीबोर्ड के बारे में आप एक चीज को याद रखिएगा कि आधुनिक कीबोर्ड में सामान्यतः 104 की जो है वो आपकी होती हैं। बस एक पॉइंट इतना जो पूछा जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि कीबोर्ड की जो कुंजियां होती हैं उनको किस किस आधार पर बांटा जाता है। 6 आधारों पर बांटा गया, जिसमें सबसे पहला अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां होती हैं, जिसमें A to Z संख्याएं सारी आती हैं, चिन्ह सारे आते हैं, अक्षर, चिन्ह, वर्णमाला। इसके अतिरिक्त 4 कुंजियां टैब, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, एंटर, ये सब अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों में आती हैं। न्यूमेरिक कीपैड जो होता है इसमें क्या होता है, जितने भी न्यूमेरिक कीपैड में 17 कुंजियां होती हैं, जिसमें 0 से 9 तक के सभी नंबर होते हैं। गणितीय जितनी भी ऑपरेटर, मैथमेटिक्स ऑपरेटर, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब होती हैं, वो भी सब न्यूमेरिक कीपैड में आता है। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो कीबोर्ड की सबसे ऊपर संभवतः ये 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं, जो आप देखते हैं ना F1 F12 करके, तो ये सभी आपकी फंक्शन कीज में आती हैं। इसको आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बन चुका है और शॉर्टकट के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे F1 के साथ किसको आप यूज करें तो क्या टास्क आपका हो जाए। इसके अलावा स्पेशल पर्पस कीज भी होती हैं, जैसे स्लीप वगैरह, ये आपको कीबोर्ड के सबसे ऊपर देखने को मिलती हैं। पावर बटन, वॉल्यूम बटन, शॉर्टकट, ये सब किस में आती हैं? स्पेशल पर्पस कीज में। मॉडिफायर कुंजियां जो होती हैं उसमें ये सब आती हैं, शिफ्ट अल्ट कंट्रोल करके, ये सब मॉडिफायर कुंजियों में आती हैं। कर्सर कीज में जो है अप डाउन लेफ्ट राइट, ये सब कर्सर होते हैं, आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहाँ जाना है। तो ये जो मैंने 6 टाइप बताए हैं इनको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन इनसे बन चुके हैं। माउस की अब बात करते हैं तो आप जानते हैं किसी चीज ये चाहिए, माउस ये देख रहे हैं ना इधर उधर ये गोल गोल नाच रहा है, ये माउस ही है आपका। कहीं आपको कोई चीज इधर से उधर उठा करके रखनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो माउस का आप यूज कर सकते हैं। और माउस का एक चित्र आप सभी ने देखा भी है, इसके ऊपर ये इस तरीके से गोल पहिया टाइप का लगा होता है और इसमें 2 बटनें होती हैं, एक इधर होती है और एक इधर होती है। और कोई भी चीज आपको इधर से उधर ले जानी है उसके लिए आप माउस का बेसिक यूज जो है वो करते हैं। स्कैनर आप जानते हैं, कोई चीज स्कैन करने के लिए। माइक्रोफोन आप जानते हैं, अपनी आवाज को देते हैं ना, अगर आप बोल रहे हैं इस समय, जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो माइक्रोफोन के थ्रू जा रही है। लाइट पेन जो होता है इसका यूज CRT स्क्रीन पर लाइन और आकृतियां बनाने के लिए होता है। और जॉयस्टिक जो होता है ये गेम खेलने के लिए होता है। वेब कैमरा जो होता है इसका यूज इंटरनेट पर फोटो वीडियो शेयर करना, अपलोड करना, उसके लिए होता है। डिजिटल कैमरा आप जानते ही हैं, कोई फोटो खींची है सीधे कंप्यूटर में आप डाल सकते हैं।
OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। इसका यूज जो होता है कागज पर लिखे हुए अल्फा न्यूमेरिक अक्षर, नंबर और वर्णों को पढ़ने के लिए होता है। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये चीज आपके याद किए बिना नहीं आएगी। बार कोड रीडर भी बहुत पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार का कोड होता है उसको पढ़ने के लिए। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं उसमें सब में बार कोड होता है। MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड, बैंक के चेक पर अंकित एक प्रकार का बार कोड है, 9 अंकों का कोड होता है। ये जो है आपका निश्चित बैंक शाखा और खाता धारक की जो अन्य कई जानकारी होती है वो भी इसमें आपको देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली कभी भी क्वेश्चन बनेगा बार कोड रीडर, तो बैंक लेन देन में ये जो है वो हेल्प करता है। टच स्क्रीन आप जानते हैं आम स्क्रीन की तरह होता है, इसे आप छू कर हम निर्देश और डेटा इनपुट कर सकते हैं। और ये आप चित्र टच पैड का देख रहे हैं ना, एक लैपटॉप में आप देखते भी हैं यहाँ पर टच पैड टाइप का होता है। ये तो ये टच पैड है जहां पर आप कोई भी जो जानकारी है उसको ऊपर नीचे करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं। ये ऊपर वाली जो चित्र देख रहे हैं ये ट्रैक बॉल की चित्र है, इसको आप उंगली के उपयोग से ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, उसके लिए यूज होता है। ये आपका टैबलेट है जो तो आप जानते ही हैं सभी। जॉयस्टिक जो होता है ये मैंने अभी बताया कि गेम खेलने के लिए यूज होता है, इस तरीके से दिखता है। ये ऊपर जो निकला हुआ है इसको दाएं बाएं किधर भी आपको कार को इधर उधर घुमाना है तो उसके लिए जॉयस्टिक का यूज करते हैं। ये आपका यहाँ पर चित्र भी बना करके दिया हुआ है जिसमें आपका सॉकेट होता है, स्टिक होती है, लाइट इंडिकेटर होता है। बस देखे रहेंगे तो चीजें कर ले जाएंगे, ज्यादा आपको बोझ अपने दिमाग पर नहीं लेना है। सारी हमने लगभग इनपुट डिवाइस देख ली। अब बात करते हैं हमारी आउटपुट यूनिट की। आउटपुट में सबसे पहला मॉनिटर आता है, कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है। और प्रिंटर आता है आपका, सभी जानते हैं प्रिंटर भी दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है एक टाइपराइटर की तरह पेपर पर हथौड़े और रिबन की सहायता से प्रहार करता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अच्छा इसी का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा ये इसी के अंदर आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में इतना नहीं पूछता है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर होता है इसमें और ड्रम प्रिंटर होता है। तो ये चार नाम आपको देखने को मिलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो रसायन, हीट और विद्युत संकेतों की मदद से कागज पर कोई चीज आपको छाप करके देता है ना, तो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें आपका थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी वाले जितने प्रिंटर हैं वो आते हैं। तो नाम आप याद रखिएगा केवल कौन कौन से आते हैं, उसी के नाम दिए हुए हैं। जैसे लेजर प्रिंटर भी आता है, थर्मल प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है इसमें, 3D प्रिंटर आता है इसमें। तो ये सभी इसमें आते हैं। तो ये हमारे प्रिंटर के टाइप्स हो गए। तीसरा जो आप देखेंगे वो है प्लॉटर। हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में अगला क्या आता है, प्लॉटर आता है। इसका यूज किया जाता है ग्राफिक्स और चित्र छापने के लिए। ये इंक पेन या इंकजेट की मदद से काम करता है प्लॉटर। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस में आता है, स्पीकर ध्वनियों को आउटपुट देने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज की, जहां पर प्राथमिक मेमोरी, इसे मेन मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। ये प्रोसेसिंग और प्रोग्राम निर्देशों के लिए डेटा को स्टोरेज करने के काम में आता है। प्राथमिक मेमोरी का नाम क्या है, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। ठीक, साथ ही आपका ये अस्थायी मेमोरी होता है, सीमित क्षमता की होती है। क्षमता कैसे, जैसे 640 KB, 1 MB, 2 MB, 8 MB ऐसे करके 4 GB आदि आपके दो के गुणक में जो है ये रहती है। अब प्राथमिक मेमोरी जो होता है इसके काम क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर को बूट करते समय ये मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देश देती है या इनपुट जो उपकरण है उनसे इनपुट निर्देश रखता है, जबकि डेटा इनपुट और संसाधित किया जा रहा है इसको चेक करता है। तो काम को मत याद रखिए, आप केवल इतना ध्यान रखिए कि होता क्या है। फिर आपका प्राथमिक मेमोरी के टाइप्स, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो होता है वो प्राथमिक मेमोरी में आता है। ये एक रीड राइट मेमोरी है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट किया जाता है और डेटा जो भी इसमें इनपुट किया है वो प्रोग्रामिंग निर्देश अस्थायी रूप से रैम में क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। ये अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, जब तक कि प्रोग्राम का यूज नहीं किया जाता है। रैम को आप अपडेट कर सकते हैं। रैम भी दो टाइप के होते हैं, एक एस रैम होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी जो शक्ति होती है प्रवाह की आवश्यकता कार्य करने की, इसमें जो है इसके बारे में ना पढ़िए, केवल आप इतना ध्यान रखिएगा इसके अंदर एस रैम आता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है डी रैम। अच्छा, इसमें ये ऊपर लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे बच्चों के खिलौने, उसमें यूज होता है। डी रैम जो होता है इसके फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दो टाइप आपको रैम में देखने को मिलते हैं।
अगला है आपका रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी एक स्थायी मेमोरी। वहां हम देख के आए थे वो अस्थायी थी, ये स्थायी है। ये अंतर है रैम और रोम में। अब यहाँ पर निर्देशों को केवल कंप्यूटर पढ़ सकता है। सिस्टम संचालन से जो भी संबंधित निर्देश होते हैं वो इसमें आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो रैम रोम होता है वो मदरबोर्ड पर स्थित होता है। जो भी आपकी सारी जो कंप्यूटर से रिलेटेड मेन मेन चिप होती हैं वो सब मदरबोर्ड पर लगी रहती हैं। तो बायोएस जो है उसके बारे में लिखा है कि बायोएस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हार्डवेयर यानी रोम में स्टोर किया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो बायोएस होता है एक सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर यानी कि रोम में इसको स्टोर किया गया है। इसका यूज भी लिखा है कि ये प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर उपयोग करता है बायोस का। बाकी रोम के भी टाइप्स हैं जिसमें पी रोम है जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। दूसरा आपका है ईपी रोम। इसकी होती इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एक आपका पी रोम हो गया और एक आपका पी रोम के ही अंतर्गत अलग अलग, ये है पी रोम और ये है ई रोम। ये आपका नाम, ये इरेजेबल है और ये आपका प्रोग्रामेबल डायरेक्ट ही है, इसमें इरेजेबल जो है वो नहीं आता है। अगला जो इसी के अंदर टाइप है वो है ईईपी रोम, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो आता है। ये ईपी रोम का और एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो टाइप हमने पढ़े वो पढ़े रैम और उसके बाद रोम। रैम और रोम के अलग से हमने टाइप पढ़े। अब जो हमारा आता है वो आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की सहायतक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। भविष्य में उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में स्थायी रूप से जो डेटा होता है, प्रोग्रामिंग निर्देश है, उसको ये संग्रहित करता है। किसके लिए? भविष्य में उपयोग के लिए। कंप्यूटर के भीतर रखा जाता है, बाहरी रूप से जोड़ा जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी को बैंकिंग स्टोरेज डिवाइस या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इसके पॉइंट हैं। इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें अब चीजों को आप स्टोर करते हैं। जो भी पिक्चर मूवी सब स्टोर करते हैं ना, वो हार्ड डिस्क में आपकी स्टोर होती है। अगला होता है फ्लॉपी डिस्क। ये सूचना संग्रहित करने के लिए एक चुंबकीय भंडारण तकनीक का यूज किया जाता है फ्लॉपी डिस्क के रूप में। मैग्नेटिक टेप जो है प्राचीन यानी पहले समय में डिजिटल डेटा भंडारण के लिए चुंबकीय टेप का यूज, अक्सर मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था, पर इसमें कम लागत होती थी। क्यों यूज किया जाता है उसको लेकर लिखा है, पर बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने की क्षमता इसकी होती थी। प्लास्टिक के पतले लेपित टुकड़े को पहिए के चारों ओर लपेटा जाता था, ये पहले होता था। अब ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की बात करते हैं, वो है आपका ओडीडी। ऑप्टिकल डिस्क से डेटा पढ़ना या डेटा को लिखना के लिए लेजर लाइट का यूज करते हैं। इसमें आपका सीडी, डीवीडी और ब्लू रे, ये तीन चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन बनता है ना, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के कौन से इनमें से एग्जांपल हैं, ऐसे करके याद रखिएगा। बाकी सीडी डीवीडी के बारे में बताया भी गया। सीडी की जो फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है सीडी की फुल फॉर्म। और सीडी रोम में जो रोम आ रहा है उसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी आर के लेकर के लिखा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जो है ये सीडीआर होती है। अगर मैं आपसे कहूं डीवीडी की जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो 4.7 जीबी स्टोरेज होता है। और डबल लेयर डिस्क पर आप 8.5 जीबी तक भी स्टोरेज कर सकते हैं। डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है 11.8 एमबीपीएस या 10.8 एमबीपीएस तक होती है। पर ज्यादातर क्वेश्चन ये स्टोरेज पूछा जाता है कि डीवीडी कितना स्टोर कर सकती है, तो 4.7 जीबी। इसके अलावा उसी में ही ब्लू रे डिस्क भी आती है। इसकी भंडारण क्षमता डीवीडी से ज्यादा होती है और इसमें 25 जीबी तक आप स्टोर कर सकते हैं चीजों को। बाकी डबल पर आपको 50 जीबी देखने को मिल सकता है। बाकी यूएसबी फ्लैश ड्राइव की बात करें, जो पेन ड्राइव आप यूज करते हैं, वो आपकी जो होती है वो भी आपका एक स्टोरेज का ही रूप होती है। तो उसी को लेकर यहाँ पर लिखा है, छोटी होती है, भंडारण की क्षमता आप बढ़ा सकते हैं। एचडी कार्ड जो होता है, जो मेमोरी कार्ड आप यूज करते हैं ना, उसी को कहते हैं मेमोरी कार्ड या एचडी कार्ड। इसका भी यूज स्टोरेज के रूप में आप करते हैं। इसके अलावा सॉलिड स्टेट जो ड्राइव है, ये डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है। इसमें भी आप लैपटॉप आदि में हार्ड डिस्क की तुलना में एसएसडी द्वारा तेजी से पढ़ने लिखने की गति होती है। अच्छा, एसएसडी का जो यूज होता है ना, वो आपको जितने भी एप्पल के आईपैड या आप कहेंगे एप्पल के लैपटॉप आते हैं ना, उनमें देखने को मिलता है। उनमें हार्ड डिस्क नहीं होती है, उसमें एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। इनकी स्पीड और ज्यादा होती है। वो तो बेसिक बेसिक हमने देख लिया। अब अदर भी कुछ टाइप होते हैं मेमोरी के, जैसे रजिस्टर होता है। रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी में आता है, बस इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर एक बार बना था तो यही बना था, सबसे तेज मेमोरी के टाइप में रजिस्टर होता है।
कैश मेमोरी से कई बार क्वेश्चन बना है। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में स्थापित किया जाता है इसको, और ये भी बहुत तेज होता है, पर रजिस्टर से तेज नहीं होता, ये दूसरे नंबर पे आता है। और इसमें सीपीयू कैश मेमोरी का यूज निर्देशों को संग्रहित करने के लिए करता है, प्रोग्राम चलाने के लिए बार बार आवश्यक होता है, और समग्र प्रणाली की गति में ये सुधार करता है। बाकी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी है, ये सब आपको याद नहीं रखना है। अगर एक लाइन में समझना चाहते हैं तो वोलेटाइल स्टोरेज में वो होता है, अगर लाइट चली गई तो आपका डाटा स्टोर कहीं नहीं होता है, वो समझ लीजिए अगर कोई फाइल पीडीएफ बना रहे तो चली गई। नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, अगर बिजली चली भी जाए उसके परवाह किए बिना भी इसको बचाया जा सकता है मेमोरी को। तो बस ये इतना अंतर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं इनके चार्ट से कि एक बिट के बराबर है, बिट से ऊपर निबल, एक निबल 4 बाइट्स के बराबर है, एक बाइट 8 बिट्स के है बराबर, एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं, एक एमबी में 1024 किलो बाइट यानी केबी होते हैं, एक गीगाबाइट में यानी जीबी में 1024 मेगाबाइट यानी एमबी होता है, एक टीबी यानी टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है, एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है, एक एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होता है, एक जेटाबाइट में 1024 एक्साबाइट होता है, और एक योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट। तो ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो इसमें तीन बेसिकली टाइप होते हैं। एक मशीन लैंग्वेज होता है, एक असेंबल लैंग्वेज होता है। देखिए जो मशीन लैंग्वेज होता है ना, इसमें एक और जीरो के समूह से बनी होती है, एक लाइन में याद रख सकते हैं। जो असेंबल लैंग्वेज होता है, ये आपकी मिश्रित कोडों का यूज जो है वो आपका करती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इसमें प्रोग्रामिंग होती है बहुत ज्यादा लंबी होती है। और फोर्ट्रॉन, हमने इसका एक एग्जांपल स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हमने पढ़ी थी, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही था। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फोर्ट्रॉन आपका हाई लेवल लैंग्वेज में है, आपका कोबोल आपका हाई लेवल लैंग्वेज में है, बेसिक आपका हाई लेवल लैंग्वेज में है, एल्गोल है, पर स्टार्टिंग की जरूर याद रखिएगा। इसमें पास्कल आपसे पूछी जा सकती है, ये एक अच्छी है, प्रोलॉग है, लोगो है, पायलट है, तो बहुत सी हैं। सी लैंग्वेज है, स्नोबॉल है आपका। क्वेश्चन ज्यादातर आपका ये स्टार्टिंग की कोबोल, बेसिक, इनसे ज्यादा बनता है। बात करते हैं आप कंप्यूटर नेटवर्क की। अच्छा, वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट अगर वीडियो को अच्छा लगा हो, क्योंकि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितनी चीजें छाट कर देने वाली हैं हम वही आपको दे रहे हैं, तो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा अगर थोड़ा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और शेयर कर सकते हैं और लोगों के साथ, तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो जो है वो पहुंच सके। तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करते हैं, तो वहां पर आपको इतना केवल पता होना चाहिए, 4 पॉइंट। कंप्यूटर नेटवर्क में एक सेंडर होता है, एक मीडियम होता है, एक रिसीवर होता है और एक प्रोटोकॉल होता है। बस ये 4 पॉइंट पता होना चाहिए। इनके सभी आपसे पूछे कि इनमें से क्या माध्यम जो है वो नहीं होता है। अब नेटवर्क के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें टाइप्स में आपको पता है, सबसे पहला होता है पैन करके, जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। सबसे छोटा नेटवर्क आपका यही होता है। इसके बाद इसमें ये भी लिखा हुआ है कौन से, उदाहरण के लिए जैसे पिकोनेट, ब्लूटूथ, ये करके। दूसरा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लैन इसको कहते हैं। जैसे भवन या कार्यालय में अगर कोई लगा है तो वो लैन में आता है। फिर होता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो होता है ये उससे भी बड़ा होता है। ये एक एक ही शहर के बहुत सारे लैन का नेटवर्क होता है। और सबसे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कभी इनको अरेंज करने को आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा नेटवर्क है जो राज्य या देशों को जो है वो सीधे सीधे भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है उनको जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आपके हैं वैन नेटवर्क के नाम, जिनकी फुल फॉर्म दे रखी है, जिसमें अर्पा नेट करके आप देख रहे हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क करके, जो कि वैन के अंतर्गत आता है। विश्व का पहला वैन नेटवर्क में आता है। और इरनेट करके आप जो देख रहे हैं, ये भारत में शिक्षा के लिए स्थापित है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। इसके अलावा भारत के प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क जो है वो निकनेट करके है। स्विफ्ट जो है वो बैंकों को जोड़ने वाला वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। अब बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट के बारे में सबसे एक पॉइंट ये है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो लिंक लाइडर करके जो आप नाम देख रहे हैं, इनको कहा जाता है जनक के रूप में। फिर एक क्वेश्चन बनता है, HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने किया था 1989 में, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। और WWW वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव भी टिम बर्नर्स ली जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसलिए टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक भी जो है वो कहते हैं। तो ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। वेब ब्राउजर की बात करते हैं, तो ये आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। जैसे आप कोई नेट चलाते हैं ना, ब्राउजिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो ये URL होता है, उसमें आप डालते हैं google.com करके, तो वो वेब ब्राउजर होते हैं। कौन कौन से हैं वेब ब्राउजर? जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरबॉक्स आपका एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा जो है आपका वेब ब्राउजर है, सफारी जो है ये एप्पल में आपका चलता है,
गूगल क्रोम जो आप सभी मोबाइल में यूज करते हैं, और ये गूगल कंपनी द्वारा गूगल क्रोम 2008 में विकसित किया गया था। फिर बात करते हैं सर्च इंजन की। सर्च इंजन वो होता है जिस पर आप कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे गूगल जो है बीच में आप सर्च करते हैं ना, तो गूगल क्या है, गूगल आपका सर्च इंजन है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से सर्च इंजन है। जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है, 1997 में लैरी पेज जो है इसके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। इनके सहयोगी भी थे, पर लैरी पेज का ज्यादा नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्च इंजन आपका बिंग है, इसका नाम याद रख सकते हैं। याहू आपका सर्च इंजन है, इसको आप याद रख सकते हैं। और अल्टा विस्टा जो आप देख रहे हैं ये भी आपका एक सर्च इंजन है। इंटरनेट के अब यूजेस की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, वेब और वर्ल्ड वाइड वेब, ये 4 पॉइंट हैं, इतने याद रखिएगा। इंटरनेट का यूज संचार कम्युनिकेशन में कहाँ होता है, जैसे ईमेल के लिए होता है। आप ईमेल भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल उसकी फुल फॉर्म होती है। टेलनेट जो है उसमें आप इंटरनेट से जुड़े किसी दूरस्थ कंप्यूटर जो है उसमें आप लॉग इन कर सकते हैं, वो होता है। न्यूज ग्रुप जो है, इंटरनेट रिले चैट जो होता है, दुनिया भर के लोगों को आप वास्तविक समय में अगर बातचीत करना है तो वो इंटरनेट रिले चैट से होता है। मेलिंग लिस्ट भी आपका इसी में ही आता है, कम्युनिकेशंस के थ्रू के लिए। इंटरनेट टेलीफोनी आपका आता है, इंस्टेंट मैसेजिंग आपका आता है, जो आप मैसेज से चैट करते हैं ना, वो सब। इसके अलावा इस चीज को समझ लीजिए, यूआरएल को। यूआरएल जो होता है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं ऊपर लिखी रहते हैं ना, कोई भी खोलते हैं तो उसमें इस तरीके से दिया रहता है www डॉट करके। तो इसमें जो स्टार्टिंग का आपका होता है जो www करके है, ये आपका सब डोमेन होता है। एचटीटीपी जो होता है ये प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर होता है। यहाँ पर वेबसाइट का नाम होता है वो डोमेन नेम होता है। डॉट कॉम जो होता है वो टॉप लेवल डोमेन होता है, तो इसको कहते हैं यूआरएल। और इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी क्या होता है, आईपी एड्रेस जैसे आपके घर का पता होता है, वैसे ही जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं तो आपका जो एड्रेस होता है, उस कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। अगला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जो भी आपको सर्विस दे रहा है। जैसे आप जियो का नेट चला रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो आईएसपी हो गया। अब कुछ वेब डोमेन की बात करते हैं। जैसे डॉट कॉम लिखा है मतलब कोई वो वाणिज्यिक संगठन की वेबसाइट है। डॉट जीओवी अगर किसी वेबसाइट में है तो वो सरकारी संस्था की है। डॉट ईडीयू किसी शिक्षा संबंधित वेबसाइट के आखिरी में होता है। डॉट एमआईएल मिलिट्री जो शाखाएं उसमें होती है। और डॉट ओआरजी किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट में आपको देखने को मिलता है। सोशल नेटवर्किंग टाइप्स की अगर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला यूट्यूब आता है, जो कि आप यहाँ पर वीडियो ही देख रहे हैं। फेसबुक आता है जिसमें आप इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से। ट्विटर आता है इसमें, जिसमें आप अपनी बातों को कहते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन भी आता है, बेसिकली जॉब पर्पस के लिए होता है। अगर आप कोई नौकरी वगैरह ढूंढ रहे हैं ना तो लिंक्डइन का यूज होता है। इंस्टाग्राम तो आप कच्चा बादाम वाले रील बनाते ही हैं, तो ये आपका इसमें हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जो आया था 1990 के करीब विंडोज 3.0 आया। फिर 95 करके विंडोज 1995 में आया। फिर 1998 में विंडोज 98, ऐसे करके आपका चलता रहा। जो सबसे ज्यादा फेमस था वो 7 था और विंडोज 10 था। ये आपका 2009 में आया, ये 2015 में आया। विंडोज विस्टा आपका 2007 में आया था। विंडोज एक्सपी आप देखेंगे जितने सरकारी हैं उनमें अधिकतर यही चलता था, 2004 में आया था। तो ये सब क्या है, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एमई जो है मिलेनियम करके, ये 2000 में आया था। एक्सपी में जो एक्सपी होता है उसका मतलब एक्सपीरियंस होता है। अब कुछ नाम है जो कंप्यूटर में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहला टास्क बार है। टास्क बार वो होता है जहां पर आप नोटिफिकेशन देखते हैं ना, सभी नोटिफिकेशन एरिया इसी को कहते हैं, वो आपके टास्क बार में होते हैं। स्टार्ट मेन्यू जो वो होता है जहां से आप ऑन एक कंप्यूटर को बंद या खोल करते हैं ना, उसी के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू देखने को मिलता है, साइड में होता है आपका। इसके अलावा विंडो जो होता है, जैसे आप कोई चीज खोलते हैं तो वो अलग अलग साइड में खोल सकते हैं ना, आप स्क्रॉल कर देते हैं, इसको नीचे मिनिमाइज कर देते हैं, वैसे आपका विंडो का यूज यहाँ पर बताया गया है। इसमें भी टाइटल बार होता है, स्क्रॉल बार होता है, मेन्यू बार होता है, डायलॉग बॉक्स होता है, इस तरीके से। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो होता है जितने भी आप चीजें चलाते हैं ना, पावर पॉइंट है, एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल है, वो सब इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे पहले 97 करके आप देख रहे हैं आया था। इस पर सबसे छोटा 8 होता है। फॉर्मेटिंग जो टूल बार होता है एमएस ऑफिस में, जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, मैक्सिमम अगर साइज की बात करें तो 72 होता है, और सबसे छोटा साइज जो है वो 8 होता है। इसके अलग अलग संस्करण हैं, इसमें 97 आपको संस्करण सबसे पहले देखने को मिला, फिर एक्सपी 2017, 7, 13, 16, 19 करके आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें भी एमएस एक्सेल अलग है, जो कि आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। जैसे आपको कोई प्रेजेंटेशन में कोई डाटा को आपको यूज करना है, उसके लिए बेसिकली एमएस एक्सेल का यूज होता है। एमएस पावर पॉइंट का यूज होता है जहां पर आपको, जैसे आप मेरे को यहाँ पर वीडियो देखते हैं तो वो अलग अलग आप देखते हैं ना, अलग अलग
पेज उड़ते उड़ते आते हैं, तो वो सब MS पावर पॉइंट में, मतलब आपको कोई प्रेजेंटेशन बेसिकली बनानी है तो पावर पॉइंट में बनाते हैं। यहाँ पर चित्र वगैरह लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं, वो सारी चीजें। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है, जैसे लास्ट में लिखा रहता है ना, ये .pdf है या ये इस तरीके से, तो ये .pptx होता है। जूम परसेंट मैक्सिमम 400% तक यहाँ पर अलाउ है। MS एक्सेस में बताया गया है कि आप सारणी यानी टेबल के रूप में डाटा को संग्रहित कर सकते हैं। और MS वर्ड जो होता है ये बेसिकली टेक्स्ट जैसे लिखते हैं, आप देखते हैं ना लेटर पैड वगैरह हाई कोर्ट वगैरह में टाइप किए जाते हैं, वो सब MS वर्ड पे होते हैं। यहाँ पर आपको एडिट, फॉर्मेट, सेव, व्यू, प्रिंट, ये सब की सुविधा दी जाती है। और थिसॉरस जो टूल होता है वो इसी के अंदर आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में पर्यायवाची और विलोम शब्द की अगर आप खोजना है तो थिसॉरस टूल का यूज किया जाता है। आपको याद होगा, क्वेश्चन करा चुके हैं इससे रिलेटेड। और ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका यूज चयनित शब्द के लिए पर्यायवाची और विलोम शब्द को देखने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट हमारा, वो है हमारे शॉर्टकट की, फिर हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट कीज में कौन कौन सी होती है। जैसे Alt+E जो है ये होती है किसी चीज को अगर आपको एडिट करना है। Alt+Enter अगर आप दबाएंगे तो जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। Alt+F दबाएंगे तो फाइल जो मेन्यू है उसको आप ओपन कर सकते हैं। Alt+F4 दबाएंगे तो जो भी सॉफ्टवेयर है उसको अगर आपको बंद करना है तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। Alt+Tab जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर पर जाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार Ctrl+0 तो इंपॉर्टेंट इतना खास नहीं है। हाँ, अगर Ctrl+B करेंगे तो कोई चीज आकृति लिखी है मोटी हो जाएगी, बोल्ड करने के लिए इसको किया जाता है। अगर ये B लिखा हुआ है उसको और मोटा करना है तो Ctrl+B का यूज कर सकते हैं। C का यूज कॉपी करने के लिए करते हैं। D का यूज जो होता है वो फॉन्ट के लिए किया जाता है बेसिकली। E का जो यूज होता है वो आपका लाइन या स्क्रीन सामग्रियों के केंद्र निर्धारण के लिए होता है। F का मतलब होता है फाइंड, मतलब खोजने के लिए होता है। I का मतलब होता है इटैलिक, मतलब चीजों को तिरछा अगर लिखना है तो उसके लिए होता है इटैलिक का यूज। J का जो यूज होता है वो पैराग्राफ जो है उसको संपूर्ण पेज जो है वो संरेखित, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। K का यूज वेब लिंक के लिए है। और M से मार्जिन होता है तो साइड में मार्जिन अगर बनाना है उसके लिए है। P से प्रिंट होता है इसलिए P से आपका प्रिंट के लिए यूज होता है। S का मतलब होता है सेव करना, तो ये आपका सेव करने के लिए आपका फाइल को होता है Ctrl+S करके। और U जो होता है वो अंडरलाइन करने के लिए होता है। और V जो होता है किसी चीज को पेस्ट करने के लिए होता है, मतलब कोई चीज आपने यहां से कॉपी की, यहां पर लाना है तो यहां से कॉपी करने के बाद यहां जब लाएंगे तो पेस्ट करते हैं ताकि वो चीज वहां से यहां आ जाए। कुछ और भी शॉर्टकट हैं जो वर्ड के अलावा भी यूज होते हैं, जैसे Ctrl+X है। यहाँ पर कोई चीज है अगर उसको कट करना है, वहां से उठा करके कहीं और रखना है तो X का यूज करते हैं कंट्रोल के साथ। Y के साथ होता है उसको वापस से वर्तमान सामग्री को पुनः वहीं पर आप लाएं तो उसके लिए होता है। Z जो होता है वो अंडू बटन के लिए होता है, धोखे से अगर कोई चीज डिलीट हो गई, Ctrl+Z आप दबा देंगे तो वो वापस से आ जाएगी। इसके अलावा अगर फॉन्ट कोई लिखा हुआ है उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और ये वाली बटन प्लस के साथ इधर वाला मुंह दबाने वाला जो एरो होता है उससे ये बढ़ेगा, और इधर वाला अगर दबाएंगे तो ये घटेगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में बात की गई है। इसके अलावा एफ का यूज करते हैं अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है। Ctrl+F मतलब फाइंड होता है ना, इसलिए नई फाइल बनानी है कोई तो Ctrl+New का यूज करते हैं नई फाइल के लिए। और O से होता है ओपन, अगर कोई चीज पहले से बनी है उसको ओपन करना उसके लिए होता है। X मैंने बताया था कट करने के लिए होता है। V मैंने बताया पेस्ट करने के लिए होता है। ये आपका नॉर्मल में भी यूज होता है और वर्ड डॉक्यूमेंट में भी यूज होता है। एंड का यूज किया जाता है लाइन के, अगर आपको लास्ट में आना है। शुरुआत में आने के लिए होम बटन का यूज किया जाता है। Alt F4 का यूज किया जाता है, अगर ये जैसे आप देख रहे हैं जो चीज इस समय PDF टाइप की, इसको अगर कट करना है तो आप Alt F4 दबा देंगे तो ये बंद हो जाएगा, एक्टिव सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए। लास्ट हम देखते हैं इस वीडियो का, वो है एक्सटेंशन, यही हमारा रह गया है। एक्सटेंशन वो होता है जो भी कोई भी फाइल होता है जिस टाइप की होती है उसके लास्ट में आपको देखने को मिलता है। जैसे कोई टेक्स्ट फाइल होती है तो उसमें .docx डॉक्यूमेंट है, ASC है मैसेज है तो .msg, कोई टेक्स्ट फाइल है तो .txt ऐसे WPT WPS। और इमेज कोई फाइल है तो BMP EPS GIF फाइल होती है, JPG फाइल होती है, PNG आइकन के लिए होती है, इस तरीके से। साउंड है तो कोई .AAC AUC MID। MP3 बेसिकली गाने के लिए आप यूज करते हैं, WMA WAV भी होती है। वीडियो भी आप, ये सभी गाने के लिए, पर बेसिकली जो नॉर्मल गाने आप डाउनलोड करते हैं ना MP3 में होते हैं। वीडियो जो होता है AVI MPG MOV MKV होता है, यहाँ लिखा नहीं है, इसको भी याद रख सकते हैं। प्रोग्राम bat.com.exe करके होता है। सारे पॉइंट हमारे हुए समाप्त। हमने पूरी कोशिश की जितनी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सारी चीजें हो सकती हैं
वो सब हमने इसमें कवर की हैं, ताकि कम समय में अगर आपको कुछ नहीं आता है 5 नंबर के लिए आप इतना देख करके चले जाएं, घूम फिर के इनमें से ही चीजें आ जाएंगी। और ये भी है कि जो चीजें आपने यहाँ देखी हैं वो दिमाग में भी होना जरूरी है, ताकि 4 ऑप्शन में आप डिफरेंशिएट कर सकें। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक आग्रह सभी से रहेगी कि वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके माध्यम से चीजें पहुंच सकें। और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आप बताइएगा। जो चीज हमने पढ़ी उसी से हमने क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है उसकी सबसे छोटी इकाई के रूप में आती है। 1 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 मेगाबाइट। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि।